गीली पट्टी लगा हो। कुछ देर में दरवाजे के पास खड़ी रही। अपने को समझाने की कोशिश करती रही कि यह महक दवा की है, जिसे लेकर काका अभी अभी सो गए हैं। मेरे पाँव कौंप रहे थे, पर मैं बहुत सावधानी से काका के पलंग के पास गई। मैंने आगे झुककर देखा कि वे सांस नहीं ले रहे हैं। मैं कह नहीं सकती मेरे अंदर क्या हो रहा था। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मेरा सिर चकराने लगा था। अपने को संभालते के लिए मैंने आगे बढ़कर काका के तकिए को छुआ। मेरा हाथ उनके गले पर गिरा। मेरे हाथ में कांटे जैसी चुभन हुई। मैंने देखा कि उसके गले में एक सुई घुसी हुई है। सुई में धागा भी लगा है। मैं वहां और अधिक देर नहीं रुक पाई। मुझे नहीं मालूम कैसे मुझ में लाइट बुझाने और वापस अपने कमरे में आने की ताकत आई। जब तक मुझे होश आया तब तक मैंने अपने को पलंग पर बैठा पाया। मैं थर थर कौंपकर रो रही थी। शेष बातें तो आप जानते ही हैं। मुझे दादा पर शक नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि वे यह नहीं कर सकते। फिर भी मुझे यह सोचने में अधिक समय नहीं लगा कि यह सब मैं किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि बताने से दादा की स्थिति और भी खराब हो सकती है। दूसरे दिन सुबह मैंने किसी प्रकार चाय बनाई और काका के कमरे में ले गई। यह कहते हुए सत्यवती की आवाज मध्यम पड़कर लड़खड़ाने लगी। उसका अस्वाभाविक पीला मुंह और दहशत से त्रस्त आंखें में चमक दिखाई दी। वह बोला, मैंने आज तक आप जैसी असाधारण लड़की नहीं देखी। कोई और होती तो वह चिल्लाती, शोर मचाती और बेहोश होकर उसने दुनिया को सिर पर उठा लिया होता, लेकिन आप। केवल दादा के लिए ब्योमकेश ने खड़े होकर कहा, अब आप घर जाइए। कल सुबह वहां आऊंगा। सत्यवती उठी और घबराकर बोली, किंतु अपने कुछ बताया नहीं। ब्योमकेश बोला, बताने को क्या है, मैं आपको ऐसी कोई उम्मीद नहीं दे सकता जो बाद में आपको निराश दे। इस पूरे कांड में विधु बाबू नामक महाज्ञानी शामिल हैं, यह नहीं जानती क्या? बहरहाल यह तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि यदि आपने मुझे पहले दिन ही सब कुछ बता दिया होता तो पूरा केस अब तक आसानी से सुलझ गया होता। सत्यवती ने अश्रुपूर्ण नेत्रों पूछा, जो कुछ मैंने कहा है, क्या वह दादा को नुकसान पहुंचाएगा? आपको विश्वास है ब्योमकेश बाबू, मेरा अपना कोई नहीं है। यह कहते हुए उसका गला भर आया। ब्योमकेश ने तेजी से उठकर उसके लिए दरवाजा खोला और मुस्कुराकर बोला, अब आप जल्दी कीजिए, देर हो रही है, और फिर यह कुंवारों का घर है। सत्यवती उठी और दुखी मन से जाने लगी, लेकिन जैसे ही वह द्वार पर पहुंची, ब्योमकेश को दबी जबान से कुछ कहा, जो मैं नहीं सुन पाया। सत्यवती ने चौंककर ब्योमकेश को देखा। उसकी आंखों में मुझे आंसू भरे आभार की झलक दिखाई दी। हाथ उठाकर उसने अभिवादन किया और सीढ़ियों उतर गई। दरवाजा बंद करके ब्योमकेश आकर बैठ गया। अपनी घड़ी देखकर बोला, अरे 7 गए। फिर अपने मन में हिसाब लगाने के बाद बोला, अभी काफी समय है। उत्सुकतावश मैं अपने को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, ब्योमकेश, तुम्हें अब क्या लग रहा है? मैं तो कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे आभास हो रहा है कि तुम्हें सारे तथ्यों की जानकारी हो गई है। ब्योमकेश ने सिर हिलाकर कहा, सब कुछ नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा, तुम जो भी कहो, किंतु यह निश्चित है कि वह सुकुमार नहीं है, भले ही उसके खिलाफ सबूत मौजूद हों। ब्योमकेश ने हंसकर कहा, तो फिर कौन है? मैं वो सब नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से वह सुकुमार नहीं है। ब्योमकेश चुप रहा। उसने सिगरेट सुलगाया और लंबे कश खींचने लगा। मुझे लगा अब वह और कुछ नहीं बोलेगा। मैं भी शांति से केस की विचित्र उलझनों के बारे में सोचने लगा। कुछ देर ब्योमकेश ने एकाएक पूछा, मेरे ख्याल से तुम सत्यवती को सुंदर नहीं कह सकते, है न? चकराकर मैंने उसकी ओर देखा और बोला,
ऐसा क्यों पूछते हो? ऐसे ही पूछ रहा था। मैं समझता हूँ ज्यादातर लोग उसे बहुत सौंवली कहेंगे। मेरे मस्तिष्क में यह घुस नहीं पा रही थी कि इस केस का सत्यवती के रूप से क्या नाता है। लेकिन कई बार ब्योमकेश के दिमाग के विचित्र मार्ग की कल्पना करना असंभव हो जाता है। मैंने गंभीरता से विचार करके कहा, यह सही है कि लोग सत्यवती को सौंवली कहेंगे, किंतु मैं समझता हूँ कुरूप हरगिज नहीं। इतना सुनकर ब्योमकेश हंसकर उछल पड़ा और बोला, तुम्हारा मतलब जैसा कि कवि ने कहा है काली है वह, तुम कहते हो काली रात से भी काली, पर मैंने उन काली हिरणी जैसी आंखों को देखा है। ठीक है, यह बताओ तुम्हारी सही उम्र क्या है? मैंने फिर चकराकर पूछा, उम्र? जैसे कराली बाबू की मृत्यु के रहस्य का हल मेरी आयु में छिपा हो। ब्योमकेश के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने कुछ गुणा भाग करके बताया कि मेरी सही आयु 19 वर्ष 5 महीने और 11 दिन है। पर क्यों? ब्योमकेश ने संतोष की सांस ली और कहा, तो तुम मुझसे पूरे 3 महीने बड़े हो, इस बात का ध्यान रखना, भूलना नहीं। तुम यह सब क्या कह रहे हो? मेरे भाई, कुछ नहीं। मेरा सिर इस समस्या को लेकर चकराने लगा है। चलो आज रात को फिल्म देखते हैं। ब्योमकेश कभी सिनेमा नहीं जाता। सिनेमा या नाटक उसे पसंद नहीं थे। इसलिए पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ, फिर बोला, आज तुम्हें हुआ क्या है? क्या वाकई पागल हो गए हो? ब्योमकेश ने हंसकर कहा, कोई ताज्जुब नहीं, मेरा जन्म चंद्र राशि में हुआ है और श्रीमान भट्टाचार्य ने मेरी जन्मपत्री देखकर बताया था कि यह बालक चंद्रमा के प्रभाव में पागल भी हो सकता है, किंतु हमें दरे हो रही है। चलो जल्दी से खाना खाकर निकलते हैं। मैंने सुना है कि चित्रा में बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई है। इसलिए खाना खाकर हम लोग चित्रा में बहुत अच्छी फिल्म 9:30 बजे शुरू हुई। फिल्म लंबी थी, इसलिए 12 बजे के करीब खत्म हुई। हमारा घर कुछ दूरी पर था। कुछ एक बसें अभी दिखाई दे रही थीं। जैसे ही मैं बस स्टॉप की ओर बढ़ा, ब्योमकेश बोला, नहीं, चलो हम लोग थोड़ा पैदल चलते हैं। वह तेजी से कदम बढ़ाकर चलने लगा। जब कानवालिस स्ट्रीट के बाद वह छोटी गली में घुसा तो मुझे समझ में आ गया कि हम लोग कराली बाबू के घर की ओर जा रहे हैं। मैं यह सोच नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी रात गए वहां जाकर वह क्या करना चाह रहा था। बहरहाल मैं बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलता गया। हम लोगों की चाल साधारण चाल से कुछ तेज थी। फिर भी हमें वहां पहुंचने में काफी समय लग गया। घर के सामने सड़क की लाइट जल रही थी। ब्योमकेश ने लाइट के नीचे अपनी घड़ी देखी, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ठीक उस समय सभी घड़ियों में 12 बजे के अलार्म बज उठे। ब्योमकेश ने खुश होकर मेरे पीठ पर एक हाथ मारा और बोला, वाह, काम हो गया, चलो अब टैक्सी लेते हैं। दूसरे दिन सुबह करीब 8:30 बजे हम कराली बाबू के घर पहुंचे। पुलिस वालों के साथ विधु बाबू मौजूद थे। ब्योमकेश को देखकर पहले तो वे कुछ संकोच में पड़ गए, फिर अपने को संभालकर गंभीर आवाज में बोले, ब्योमकेश बाबू, शायद आप जान गए होंगे कि मैंने सुकुमार को हिरासत में ले लिया है। वास्तव में वही हत्यारा है। मैं शुरू से ही जान गया था, पर इसका प्रपंच देख रहा था। वाकई? यह कहकर ब्योमकेश ने विधु बाबू की बड़ी बड़ी आंखों को ध्यान से देखा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि कब वे कोई नया गुल खिला दें। यह सब देखकर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के चेहरों पर हंसी फूट पड़ी और छिपने के प्रयास में उन्होंने अपने चेहरे दूसरी ओर घुमा दिए। विधु बाबू ने कुछ संदेह के लहजे में पूछा, आज आने की कोई खास वजह है? ब्योमकेश बोला, नहीं, कुछ नहीं। मुझे पता लगा कि एक नई वसीयत पाई गई है। मैंने सोचा एक नजर देख लूंगा। काफी देर तक वे उलझन में कि वसीयत ब्योमकेश को दिखाई जाए या नहीं।
अंत में अनिच्छा से अपनी फाइल खोली और उसमें से एक दस्तावेज निकालकर ब्योमकेश की ओर बढ़ाया और बोले, ध्यान से, फाड़ वाड़ न देना। यह वसीयत सुकुमार के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण सबूत है। कराली बाबू की हत्या करके सुकुमार चोरी करके यह वसीयत ले आया और उसे अपने कमरे में छिपा दिया। आपको मालूम है कहाँ छिपाया था? अपने कमरे में 3 अलमारियों के नीचे।